नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ATC एजुकेशन पर। और आज मैं आपको 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं। चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। आज हम लोग जानेंगे संविधान की कुछ इंपॉर्टेंट बातों को, जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है कि संविधान हमारा इतना ज़्यादा प्रभावी क्यों है, इसके क्या कारण हैं। यहाँ पर मैंने 3 कारणों का वर्णन किया है। तीनों कारणों को समझकर पढ़कर हम लोग संविधान के प्रभाव होने का कारण जान सकेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका कैसा रहा है। तो इसको समझने के लिए आप लोगों को ये पूरे पैराग्राफ को डिटेल से समझना होगा। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी संविधान कैसे अस्तित्व में आया, लोगों ने उसको कैसे पहचाना, कैसे जाना, इस चीज़ का बहुत बड़ा महत्व होता है। किसने संविधान बनाया था दोस्तों, ठीक है, उनके पास इसे बनाने की इतनी शक्ति कहाँ से आई। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी यानी कि बेकार हो जाते हैं क्योंकि संविधान बनाने वाले या तो सैनिक शासक होते हैं या ऐसे अलोकप्रिय नेता होते हैं जिनको ना तो जनता जानती है और ना ही वो जनता को साथ लेकर चल सकते हैं। उनके पास ऐसी कोई क्षमता नहीं होती। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधानों की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा सफल संविधान भारत का है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का और उसके बाद अमेरिका का। ये 3 देश ऐसे देश हैं जिनका संविधान बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है, बहुत ही ज़्यादा सफल संविधान माने जाते हैं। और इन देशों के संविधानों को बनाने वाले जो नेता थे दोस्तों, वो जनता के द्वारा चुने गए नेता थे, जनता को साथ लेकर चलने वाले नेता थे और बहुत ही ज़्यादा प्रभावी नेताओं में से थे। और दोस्तों जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो ये है कि संविधान का जो मौलिक प्रावधान है वो किस प्रकार का है। देखिए, एक सफल संविधान की विशेषता क्या होती है कि वह प्रत्येक नागरिकों को संविधान के प्रावधानों के आदर करने के लिए कई कारण देती। तो कैसे कारण दे सकता है? अगर कोई भी समाज है, ठीक है, और वो संविधान का तब आदर करेगा जब उसको लगने लगेगा कि भाई हाँ, संविधान से उसको सुरक्षा प्रदान हो रही है। और अगर उसे संविधान से ही कुछ नहीं मिल रहा तो वो भी संविधान का आदर सम्मान नहीं करेगा। समाज के सभी वर्गों को न्याय मिले, उसका किसी प्रकार का उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, तभी कोई भी समाज, कोई भी देश का नागरिक उस देश की संविधान का सम्मान करेगा। तो ये सारी बातें होती हैं दोस्तों, तभी जैसे हमें जब किसी चीज़ से फायदा होगा तभी हम उस चीज़ के पीछे भागेंगे, तभी हम उस चीज़ को अच्छा बोलेंगे। जब आपको पता ही है, जब कोई चीज़ हमें नहीं मिल पाती है या कोई चीज़ हमारे लिए जो सही साबित नहीं होती, हम उसे खराब ही बताते हैं। तो सेम चीज़ें यही है, संविधान भी हमें इतना कुछ दे ताकि संविधान की भी हम इज्जत करें, उसको भी माने। और ऐसा भारतीय संविधान हर नागरिक को दिया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें भारतीय संविधान ने नागरिकों को दी हैं, इसीलिए आज भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान की इज्जत करता है, सम्मान करता है, उसका आदर करता है। अब हम जानेंगे दोस्तों अपने तीसरे और लास्ट पॉइंट को। तो इसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि संस्थाओं का संतुलित रूपरेखा। तो संस्थाओं का किस प्रकार से संतुलित रूपरेखा तैयार की है संविधान ने, ये भी जानेंगे। देखिए, संविधान को जनता ही नहीं बल्कि छोटा सा समूह भी नष्ट कर सकता है, क्योंकि वह अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है। अगर हम ढंग से संविधान बनाएं और शक्तियों का इस प्रकार बंटवारा कर दें जिसमें किसी के पास में भी संपूर्ण शक्ति ना हो, तो कोई भी समूह संविधान को नष्ट नहीं कर सकता। संविधान की रूपरेखा बनाने की एक कारगर विधि सुनिश्चित की जाए कि भाई किसी को भी जो शक्तियां दी जाएंगी संस्थाओं को, वो सारी शक्तियों पर एकाधिकार ना हो, मतलब एक व्यक्ति का अधिकार ना हो। ऐसा करने के लिए शक्तियों को, संस्थाओं को बांट दिया जाना चाहिए, ताकि अलग अलग जब संस्थाओं के पास में शक्तियां होंगी तो वो उसका सही ढंग से इस्तेमाल भी करेंगे। और किसी भी एक के पास शक्ति ना होने की वजह से क्या होता है दोस्तों कि कोई भी मालिक नहीं बन पाएगा सारी शक्तियों का। तो ये 3 पॉइंट थे जिससे हमारे संविधान को सफलता मिली हुई है और आज दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारा भारतीय संविधान है। अब हम जानते हैं दोस्तों कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप याद करके ही पेपर में जाइए और आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपका एक्यूरेट ऐसा का ऐसा ही पेपर में आ जाएगा। संविधान किसे कहते हैं, एक तो ये क्वेश्चन, और दूसरा ये क्वेश्चन संविधान की हमें आवश्यकता क्यों होती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि संविधान देश में शासन चलाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। संविधान के बिना कोई भी देश अपने देश के अंदर लोकतांत्रिक शासन नहीं चला सकता। दूसरा पॉइंट है, देश में विभिन्न स्तरों पर तालमेल बैठाने के लिए
हमें संविधान की आवश्यकता होती है। हमारे देश के अंदर अलग अलग प्रकार की सरकारें हैं, अलग अलग स्तर की सरकारें हैं। हमारे देश के अंदर अलग अलग प्रकार की संस्थाएं हैं और सभी एक दूसरे से तालमेल बैठा के रखें, एक दूसरे के साथ में जुड़े रहें, इसके लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। संविधान शासन की शक्तियों को सीमित भी करता है, जो शासक होते हैं उनकी शक्तियों को सीमित करता है, ठीक है, और उन्हें निरंकुश शक्तियों की मनमानी पर नियंत्रण लगाता है, यानी रोक लगाता है। कोई भी शासक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे, इसका पूरी तरीके से जिम्मेदार है भारतीय संविधान। चौथा पॉइंट है, देश के विकास के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान में देश के हर उस पहलू के बारे में लिखा जाता है जिससे देश के विकास को बढ़ावा मिल सके। और जो पांचवा पॉइंट है दोस्तों, वो ये है कि संविधान समाज का एक आईना होता है। संविधान हमें दिखाता है कि हमारा समाज कैसा होगा, संविधान के समाज के बुनियादी लक्ष्य क्या होंगे, उनके आदर्श क्या होंगे, इसको दिखाने का काम करता है संविधान। और दोस्तों जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो ये है, संविधान नागरिकों को अधिकारों को स्पष्ट करता है पूरी तरीके से और उनको मान्यता भी देता है, ताकि कोई भी शासक और कोई भी व्यक्ति उनके अधिकारों को ना छीन सके। यदि उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका द्वारा इसको संरक्षित भी भारत के संविधान में किया गया है। तो दोस्तों ये हैं आवश्यकताएं। तो आवश्यकताएं बहुत सारी हो हमारी संविधान की, ये तो मैंने बहुत ही कम लिखी हैं। संविधान इन छोटी सी 6 आवश्यकताओं को देख के नहीं बनाया गया, संविधान ऐसी हजारों आवश्यकताओं को देखकर बनाया गया है जिससे किसी भी नागरिक को अपना संपूर्ण विकास करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। तो दोस्तों अब हमें जानना है हमारे संविधान की विशेषता। आज दुनिया में हमारा संविधान सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो क्यों है, इसकी विशेषताओं को आज हम जानेंगे। तो सबसे पहली विशेषता है दोस्तों इसके अंदर कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और भारत का संविधान एक सफल संविधान है, क्योंकि जब से ये बना है दोस्तों तब से ऐसा ही चलता जा रहा है। इसमें लगभग संशोधन तो हुए हैं लेकिन संविधान को आज तक बदला नहीं गया। भारतीय संविधान ना तो ज्यादा कठोर है और ना ही ज्यादा लचीला है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों इसके कुछ पहलू तो कुछ अनुच्छेद या कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिन्हें कभी जिंदगी में बदला नहीं जा सकता, जबकि कुछ पहलू और कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिन्हें के अंदर संशोधन किया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि भारतीय संविधान ना तो ज़्यादा कठोर माना जाता है और ना ही ज़्यादा लचीला माना जाता है, क्योंकि इसमें संशोधन करना भी कोई आसान बात नहीं है। सार्वभौमिक वैक्ष मताधिकार इसके अंदर स्पष्ट रूप से दिया गया है। सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी लोगों को समान रूप से, जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उनको वोट देने का अधिकार है भारत के अंदर, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, काला गोरा, जिस भी प्रकार का कोई व्यक्ति हो, उम्र उसकी 18 साल होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसको वोट देने का अधिकार है। ऐसा भारतीय संविधान के अंदर लिखा हुआ है। ये भी इसको एक विशेषता के रूप में प्रभावित करता है। भारतीय संविधान में अलग अलग देशों के प्रावधान उधार लेकर दिए गए हैं, जोड़े गए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है कि भारतीय संविधान को उधार लिया हुआ थैला क्यों कहते हैं, या फिर विदेशी फूलों का गुलदस्ता क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों मैं इसके बारे में भी आपको अगले क्वेश्चन में समझाऊंगा इसी वीडियो में। तो अभी अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, क्योंकि हमने विशेषताओं को जानना है। तो विशेषताओं में एक सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि भारतीय संविधान के ज्यादातर जो प्रावधान लिए गए हैं वो अलग अलग देशों से लेकर संविधान में जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, यानी भारत के अंदर संसद है और संसद व्यवस्था भी हमने दूसरे देशों से ली है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अगले क्वेश्चन में। भारतीय संविधान में लोकतंत्र शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। मौलिक अधिकार, एकल नागरिकता और धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। देखिए दोस्तों सबको पता है कि भारतीय संविधान सबसे बड़ी चीज जो किसी नागरिक को देता है वो है उसका मौलिक अधिकार। भारत के अंदर एकल नागरिकता है, अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता है। भारत में एक नागरिकता लेने के बाद राज्य का और केंद्र का दोनों का नागरिक बन जाता है व्यक्ति। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर जो सरकार है यानी जो राज्य है वो किसी भी तरीके से धर्म का पक्ष नहीं लेता और धर्म के आधार पर कोई चुनावी प्रचार नहीं होता। इसी तरीके से दोस्तों भारत का संविधान ये सारी चीजें स्पष्ट करता है, इसीलिए भारत का संविधान दुनिया में सबसे मशहूर है और ये इसकी विशेषताएं हैं। और दोस्तों जो लास्ट पॉइंट है आज का हमारा वो ये है कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज क्यों है और इसको उधार लिया हुआ थैला क्यों कहते हैं। तो आपको मैं ऊपर बता भी चुका हूं कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज क्यों है दोस्तों, क्योंकि भारतीय संविधान जब से बना है
तब से वो लगातार सफलतापूर्वक चलता जा रहा है। इसमें संशोधन तो भले ही हुए हैं लेकिन संविधान को आज तक बदला नहीं गया। भारतीय संविधान को उधार लिया हुआ थैला इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान में अन्य देशों से प्रावधान ले लेकर जोड़े गए हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आपको लिखना है दोस्तों कि भारतीय संविधान में जो प्रावधान दूसरे देशों से लेके जोड़े गए हैं वो ज्यों के त्यों नहीं उतारे गए, उनको उनके अंदर बदलाव करके भारतीय संविधान में इसे जोड़ा गया है। तो ये कुछ पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर। ये सारे पॉइंटों को पढ़ने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों कि भारतीय संविधान को उधार लिया हुआ थैला क्यों कहते हैं। देखिए, अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, अमेरिका से लिया है हमने मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य हमने किससे लिए हैं, सोवियत संघ से। दोस्तों मैं आपको बता दूं सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लेने का रीजन क्या था। सोवियत संघ हमारा सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। रूस जिसे हम कहते हैं, रूस आज के टाइम में ये रूस है, सोवियत संघ का तो विघटन हो ही गया है, ठीक है। तो ये रूस है दोस्तों, रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं, सॉरी। और उसके बाद में हमने जो संशोधन करने की प्रक्रिया है दोस्तों वो लिए है दक्षिण अफ्रीका से। और राज्य के नीति निर्देश तत्व कहाँ से लिए हैं हमने, आयरलैंड से। सर्वाधिक मत से चुनाव जीतना या कहते हैं संसदीय प्रणाली, ये हमने ब्रिटेन से ली है। ब्रिटेन के अंदर यही चलती है दोस्तों कि जिसके सबसे ज़्यादा मत मिल जाएंगे, सबसे ज़्यादा वोट मिल जाएंगे, वही व्यक्ति जीता हुआ माना जाएगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये हमने फ्रांस से लिया है। आप सभी बच्चे जानते होंगे फ्रांसीसी क्रांति आप लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है। तो दोस्तों उसके बाद हमने यहाँ पर दिया है सशक्त केंद्रीकरण सरकार, यानी केंद्रीय सरकार। सबसे ज्यादा जो पावर है हमारे पास, हमारे देश के अंदर, वो केंद्र सरकार के पास में, ये हमने कनाडा से लिया है। प्रस्तावना की जो भाषा है और संवर्ती सूची, केंद्र सूची और जो राज्य सूची है, इनके बारे में जो भी चीजें हमने सीखी हैं या ली हैं भारतीय संविधान के अंदर, वो सारी की सारी चीजें हमने ऑस्ट्रेलिया से ली हैं दोस्तों। और जो आपातकाल है यानी इमरजेंसी की जो प्रावधान है वो हमने जर्मनी से लिया है। तो दोस्तों ये बहुत सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी है कि हमने कौन से देश से क्या चीजें ली हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप याद करेंगे तो मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज भारतीय संविधान में कहाँ से ली है। बट इन्हें ज्यों का त्यों नहीं उतारा गया, इनमें बहुत सारे संशोधन करके इन्हें भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। जैसा कि मैं आपको मौलिक अधिकार में बताता हूं, अमेरिका के अंदर मात्र 4 मौलिक अधिकार हैं, जबकि भारत ने अपने नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए थे। वर्तमान में ये 6 बचे हैं। तो दोस्तों आज का ये चैप्टर भी हमारा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और ये वीडियो भी खत्म होने जा रही है। तो अगर अभी तक आपने दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।